नमस्कार साथियों, सफलता आईएएस की यूजीसी नेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज से हम दिसंबर 2025 के लिए एमसीक्यू सीरीज का प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इस जो दिसंबर 2025 की एमसीक्यू जो सीरीज है उसकी जो हम शुरुआत है वो पेपर 2 हिंदी साहित्य में हिंदी की गद्य विधाओं के अंतर्गत इकाई 2 और हिंदी कहानी इकाई 7 के अंतर्गत करेंगे। इकाई 7 के अंतर्गत हमारे में 21 कहानियाँ हैं और इकाई 2 में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, प्रमुख कहानीकार और प्रमुख कहानी आंदोलन इत्यादि सम्मिलित हैं। ये जो एमसीक्यू जो सीरीज है उसमें करीबन 1500 प्लस प्रश्न रहेंगे जो कि यूजीसी नेट की विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। और साथ ही इसमें एमपी, यूपी, राजस्थान और हरियाणा के जो असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए एग्जाम है उनको भी शामिल करने का प्रयास किया गया। यह जो सीरीज है उसका जो प्रारंभ है वो सोहनलाल द्विवेदी जी की एक प्रसिद्ध कविता है उससे करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में यूँ साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस सत्र की और जो सीरीज की हम शुरुआत करते हैं, इसका पहला प्रश्न है हिंदी कहानी इकाई 7 और इकाई 2। ये जो यूनिट है एमसीक्यू सीरीज है उसका हमने इकाई बार विभाजन किया है जिससे कि आपको भविष्य की रणनीति में और सफलतापूर्वक आप उसका संचालन कर सकें। चूंकि हमारे जो पेपर है उसमें 10 इकाइयाँ हैं और इन 10 इकाइयों को हमने 10 इकाइयों में हमने इसको विभाजित भी किया है। और इसकी शुरुआत हम इकाई 7 से करेंगे। इसका करने का प्रमुख उद्देश्य ये है क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न है हमारे वो बहुत से बहुत कम गलत होने चाहिए और सही होने चाहिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? हमारे ऑप्शन है चीफ की दावत, चीफ की दावत, वापसी, दोपहर का भोजन, दोपहर का भोजन और बूढ़ी काकी। थोड़े समय के लिए आप प्रश्न पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? तो जो गजाधर बाबू हैं वो ऊषा प्रिय बंदा की वापसी कहानी के पात्र है। इसके अलावा ऊषा प्रियबंदा की कहानी है ये। इसके अलावा ऊषा प्रियबंदा की एक और महत्वपूर्ण कहानी है मछलियां। मछलियां यह जो कहानी है या इसका जो मूल कथ्य है वो पारिवारिक संबंधों के विघटन उस पर आधारित है। उदाहरण के तौर पर जो गजाधर बाबू है वो 35 वर्ष रेलवे की नौकरी करते हैं। और जब वो रेलवे की नौकरी करके 35 वर्ष बाद जब अपने घर में आते हैं तो उन्हें एक तरह का विसंगति बोध या अपनेपन का भाव नहीं होता है। तो यही कारण है कि वो कहानी के अंत में वापस सेठ रामजी मल की जो चीनी मिल की नौकरी है वहां पर काम करने के लिए चले जाते हैं। सेठ रामजी मल की चीनी मिल में वापस नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। इस तरीके से हमारा जो इसका जो आंसर होगा वो होगा वापसी। फिर इसके अलावा जो चीफ की दावत है वो भीष्म साहनी की कहानी है जो कि मध्य वर्गीय जो जीवन है उसका जो लालचपन है उस पर आधारित है। सामनाथ के माध्यम से इसमें मध्य वर्गीय जो जीवन है उसकी जो विसंगति उसको दर्शाया गया है। दोपहर का भोजन जो कहानी है वो अमरकांत की है। यह एक मध्य वर्गीय जीवन में किस तरीके से जो गरीबी है, किस जो समस्याएं हैं, जो आर्थिक कठिनाइयां हैं उसको चित्रित इस कहानी में किया गया दोपहर का भोजन की अमरकांत में। फिर एक और कहानी है बूढ़ी काकी, यह प्रेमचंद की कहानी है। दोपहर का भोजन है अमरकांत। ये दोपहर का भोजन इस कहानी पर एक टीवी प्रोग्राम भी बना था
और इसके अंतर्गत जो अमरकांत की अन्य एक महत्वपूर्ण और कहानी है वो है जिंदगी और जोंक। इस तरीके से हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा वापसी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की किन कहानियों में देसी रियासत के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? पहला ऑप्शन है रियासत का दीवान, बी ऑप्शन है पंच परमेश्वर, सी ऑप्शन है शतरंज के खिलाड़ी, फोर्थ ऑप्शन है बड़े भाई साहब। प्रेमचंद का जो लेखन काल है वो सामान्यतः जो है वो भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन है उसके समानांतर चलता है। अतः यह स्वाभाविक है कि प्रेमचंद की कहानियों में जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की अभिव्यक्ति है या जो देसी रियासतों में किस प्रकार जो कुप्रशासन है उसकी अभिव्यक्ति मिली। अगर हम देखने का प्रयास करें तो जो रियासत का जो दीवान कहानी है इसमें राय साहब हैं जो कि रियासत के राजा हैं, और हैं इसमें मेहता जो कि रियासत के दीवान हैं। इन दोनों के माध्यम से उन्होंने बताया है कि कोई भी जो सफल जो कर्मचारी होता है, एक अनुशासन प्रिय जो कर्मचारी होता है वो किस प्रकार जो रियासत है उसके लिए जरूरी होता है। और साथ ही इसमें जो कंपनी की जो गतिविधियां वगैरह हैं उसमें भी चित्रण किया गया है। इस तरीके से अगर देखें तो देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का वर्णन है वो रियासत का जो दीवान कहानी है उसमें मिलता है। पंच परमेश्वर कहानी का इन दोनों चीज़ों से कोई संबंध नहीं है। इसमें जुम्मन शेख, अलगू चौधरी वगैरह पात्र हैं, उनके माध्यम से कहानी गई, तो इसमें वो चीज़ नहीं है। फिर शतरंज के खिलाड़ी कहानी है। शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी है वो सामान्यतः इसमें दो पात्र हैं, मिर्जा और मीर। इसके माध्यम से लेखक ने बताने का जो प्रयास किया है कि उस समय की जो व्यक्ति हैं वो किस प्रकार जो सामंतवादी जो परिस्थितियां, जो सामंतवादी जो मनोवृत्तियां हैं और जो अपने जो व्यक्तिगत स्वार्थ हैं उससे प्रेरित हैं। इस कारण जो अंग्रेज हैं वो धीरे धीरे वो भारत को गुलाम बनाते जा रहे हैं और हमारा उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो कहानी का जो आरंभ है वो शतरंज के खिलाड़ी है वो इस प्रकार से होता है। वाजिद अली का समय था और लखनऊ इस समय विलासता के रंग में डूबा हुआ था। यह जो पात्र है मिर्जा और मीर है वो शतरंज के खेल में इतने मशगूर होते हैं कि अंत में जो राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं या अपने जो देश की परिस्थितियां हैं उनसे उनका कोई संबंध नहीं होता है। इस तरीके से हमारा ए भी सही है, सी भी सही है, डी नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ए और सी। इसके अलावा जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में 300 से अधिक कहानियां लिखी थी जो कि मानसरोवर के 8 भाग हैं, उनमें संकलित 8 भागों में उसमें विभाजित है। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी। मिर्जा और मीर इसमें प्रमुख पात्र हैं, इसमें राय साहब और मेहता। अगला प्रश्न है, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक के बारे में कहा था? आलोचक के बारे में कहा था। तो इसका जो आंसर है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निराला के बारे में तो नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। तो यह जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। उसका कारण है कि जब बाल मुकुंद गुप्त की मृत्यु हो जाती है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि अच्छा हिंदी है बस एक ही व्यक्ति लिखता था। इसके अलावा इन दोनों जो व्यक्ति हैं उनके अगर हम संबंधों पर चर्चा करें तो उदाहरण के तौर पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो सरस्वती पत्रिका का जो संपादन का कार्य है वो 1903 से प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने सरस्वती पत्रिका में एक लिखा था भाषा और व्याकरण के नाम से, भाषा और व्याकरण। इस लेख में उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, अनिस्थिरता। इस शब्द को लेकर और द्विवेदी जी के जो भाषा जो प्रयोग है उनको लेकर बाल मुकुंद गुप्त जी ने
एक जो निबंध और जो लेखों की जो श्रृंखला है उसको प्रारंभ किया था आत्माराम छदम नाम से, और उनकी जो भाषाई जो प्रयोग है उनकी निंदा की थी। इसके विरोध में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सर्गो नरको नहीं ठिकाना उसके नाम से लेख भी प्रकाशित किए थे सरस्वती पत्रिका में। इस तरीके से इन दोनों जो व्यक्ति हैं उनका जो वाद विवाद है या उनका जो संबंध है उस पर प्रकाश पड़ता है। एक तो भाषा व्याकरण लेख है आत्माराम छदम नाम से उन्होंने लिखा था बाल मुकुंद गुप्त जी ने, अनिस्थिरता शब्द इसके विवाद, और इस शब्द की जो पूरा जो प्रकरण है उसकी जो जानकारी है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें उल्लेख किया है। तो इस तरीके से हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। बाल मुकुंद गुप्त हैं वो प्रमुख निबंधकार भी रहे हैं और उन्होंने एक शिव शंभू के चिट्ठी के नाम से लेख भी निबंध लिखे थे। इस शिव शंभू की जो चिट्ठी हैं उसमें टोटल है वो 14 निबंध या लेख हैं। उनमें से जो 8 जो निबंध हैं वो करजन को समर्पित हैं और बाकी के 6 वो अन्य व्यक्तियों को संबोधित करके लिखे गए हैं। ये सामान्यतः 1903 से 1907 के बीच में जो शिव शंभू नाम है उस छंद नाम से लिखे गए थे, और ये सभी जो भारत मित्र पत्रिका उसमें प्रकाशित किए गए थे। उस समय भारत मित्र पत्रिका के जो संपादन का जो कार्य है वो बाल मुकुंद गुप्त जी स्वयं संभालते थे। इस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा जानकारी है, और इसका जो आंसर होगा वो होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा परिंदे, ईदगाह, आकाशदीप और उसने कहा था। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ईदगाह है वो पहले है और परिंदे है वो बाद की कहानी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। इसके अलावा आकाशदीप और परिंदे, तो परिंदे आकाशदीप ठीक है, परिंदे है लेकिन उसने कहा था पहले आएगी, तो ये तो गलती हो गया। ईदगाह है, ईदगाह पहले आएगी, आकाशदीप पहले आएगी और ईदगाह है उसके बाद आएगी। इस तरीके से हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड वाला। उसने कहा था कहानी है उसका जो प्रकाशन वर्ष है 1915 है और इसके जो लेखक हैं वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, और ये 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियाँ लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। इसके अलावा इन्होंने 2 निबंध भी लिखे थे, महारेशु मुहु कुंठाब और कछुआ धर्म। इन्होंने समालोचना जो पत्रिका है उसका भी संपादन का कार्य किया था। उसके पश्चात आकाशदीप, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1929। ये प्रसाद की कहानी है, जयशंकर प्रसाद की, और उसने कहा था वो है 1915। ईदगाह कहानी है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1933 में है और ये चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और परिंदे है वो है 1956-57 की कहानी है और ये निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानी है। इस तरीके से हमारा जो प्रकाशन काल के अनुसार जो क्रम होगा कहानियों का वो सेकंड वाला होगा। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां हैं। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु है वो जो आंचलिक कथाकार है ना उसके रूप में प्रसिद्ध है। हिंदी में जो आंचलिक कथाकार के रूप में इनकी जो प्रसिद्धि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनके अगर कहानी, इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है वो है मेला आंचल। फिर इनकी अगर रचित कहानियां अगर देखें तो मुर्दों का गांव है, यह कहानी है वो धर्मवीर भारती की है। धर्मवीर भारती हैं वो दूसरा जो सप्तक है उसके हैं वो दूसरे सप्तक में शामिल थे। इसके अलावा इनका बहुत ही महत्वपूर्ण जो नाटक है वो है अंधा युग है, और इसके अलावा इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है वो है कनुप्रिया और ठंडा लोहा। इस तरीके से जो मुर्दों का गांव जो कहानियां हैं वो है धर्मवीर भारती की। इसके अलावा इनका एक महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत भी है वो है ठेले पर हिमालय। दूसरा है ठुमरी, ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियां हैं और ठुमरी के नाम से उनका संग्रह भी है। ठुमरी संग्रह में ही लाल पानी की बेगम और तीसरी कसम ये दोनों कहानियां हैं वो संकलित हैं। करम नासा की यार ये है शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। यह शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। फिर आदिम रात्रि की महक, ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कहानियों को उनके वर्ण विषय के साथ सम्मिलित कीजिए। वापसी है, तीसरी कसम, माया दर्पण और परमात्मा का कुत्ता। हमारी जो सूची है वो है नगरीय जीवन की त्रासदी, नारी स्वतंत्रता, आंचलिक तत्व, पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता। अगर हम इसको देखें तो वापसी कहानी की हमने पहला जो प्रश्न है उसमें हमने चर्चा भी की थी। ऊषा प्रियमंदा की यह प्रमुख कहानी है और इसमें जो पारिवारिक उपेक्षा और प्रासंगिकता है उसका है यहाँ पर वो जिक्र किया गया है। वापसी कहानी का पारिवारिक उपेक्षा और प्रासंगिकता। पारिवारिक उपेक्षा, वापसी का है पारिवारिक उपेक्षा और प्रासंगिकता। फिर दूसरा ऑप्शन है हमारा तीसरी कसम। यह फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख कहानियां हैं और इसमें कहानी में आंचलिक जो तत्व है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरी कसम में आंचलिक तत्व और इसके जो प्रमुख जो पात्र है वो है हीरामन और हीराबाई। इसमें जो हीरामन है वो 3 कसम है, वो तीसरी कसम है, वो 3 कसम है उसकी इस प्रकार है। एक तो वो जो चोरी का सामान है वो अपनी गाड़ी में नहीं ला देगा, दूसरा है वो बांस की जो लदनी है उसको गाड़ी में नहीं ला देगा, और तीसरा है वो किसी कंपनी की जो औरत है उसको अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा। इस तरीके से उसकी तीसरी कसम है, 3 कसम है। माया दर्पण है वो निर्मल वर्मा की एक प्रमुख कहानी है और जिसमें कि नारी स्वतंत्रता है उसका वर्णन किया गया है। ये निर्मल वर्मा की कहानी है। और परमात्मा का कुत्ता है, यह मोहन राकेश की कहानी है और मोहन राकेश की इस कहानी में जो नगरीय जीवन की जो त्रासदी है उसका चित्रण किया गया। ये जो परमात्मा का जो कुत्ता है उसमें नगरीय जीवन में व्याप्त जो भ्रष्टाचार और अफसरशाही है उसको यहाँ पर बखूबी रूप से चित्रित किया गया। इसके अलावा मोहन राकेश की अगर अन्य कहानियों देखा तो उसमें एक और जिंदगी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मोहन राकेश का जो हिंदी नाटक है उसमें काफ़ी योगदान रहा है। उन्होंने अपने जीवन काल में 3 नाटक लिखे थे। पहला उसमें नाटक था आषाढ़ का एक दिन, दूसरा है लहरों के राजहंस और तीसरा उनका महत्वपूर्ण नाटक था आधे अधूरे। इसके अलावा उनका जो चौथा नाटक था वो अधूरा रहा था। उनकी मृत्यु हो गई थी पैरों तले जमीन, जिसको बाद में उनके मित्र कमलेश्वर ने भी पूर्ण किया था। इस तरीके से हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा ये पहले का फोर्थ होगा, पहले का फोर्थ, दूसरे का थर्ड, फोर्थ आंसर हमारा एक ही ऑप्शन है इसमें जो। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम है। दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी और प्लेग की चुड़ैल। तो अगर हम देखें तो पहली जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार वो आएगा एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर जो मिट्टी है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1901 है और इसे हिंदी की जो पहली जो कहानी है उसके रूप में ख्याति प्राप्त है और इसे हिंदी की सामान्यता सहमति की हिंदी की पहली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1901। यह छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसके जो लेखक हैं वो है माधवराव सप्रे। इसके पश्चात जो कहानी आती है वो है प्लेग की चुड़ैल। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1902 माना जाता है और ये मास्टर भगवान दास की कहानी है। फिर इसके पश्चात जो आता है वो है 11 वर्ष का समय। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने इसे शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम कहानी का भी दर्जा दिया है, क्योंकि शिल्प की दृष्टि से इस कहानी की ख्याति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तत्पश्चात आती है दुलाई वाली। इस कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1907 है और इसकी जो लेखिका है वो है राजेंद्र बाला घोष, जो कि जो बंग महिला वो छदम नाम से कहानियाँ वो लिखती थी। इसमें ये हास्य व्यंग्य कहानी है जिसमें कि बंसीधर और जो जोगल किशोर है उसके 2 मित्र होते हैं, उनकी कहानियों के माध्यम से इस कहानी की जो शुरुआत है, प्रश्न भी आया था, शुरुआत है वो काशी से होती है, वाराणसी से, और अंत है वो प्रयागराज या इलाहाबाद में जाकर खत्म होता है। तो इस तरीके से हमारा इसका जो क्रम बनेगा वो एक टोकरी भर मिट्टी, एक ही ऑप्शन है, फिर प्लेग की चुड़ैल, फिर 11 वर्ष का समय, फिर दुलाई वाली। अगला प्रश्न है नई कहानी है वो आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थबोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपरोक्त कथन है वो किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? तो इसका जो आंसर है वो है कमलेश्वर। कमलेश्वर ने वो नई कहानी के संदर्भ में इस बात को बोला है। जो नई कहानी जो नई कहानी आंदोलन है उसकी जो शुरुआत है वो 1950 के दशक में मानी जाती है और नई कहानी आंदोलन है वो हिंदी कहानी का जो विकास है उसकी दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है।
नई कहानी आंदोलन के 3 प्रमुख तरई हैं, जिसको तरई बोला जाता है। उसमें एक है कमलेश्वर, एक है मोहन राकेश, और एक है राजेंद्र यादव। इनको नई कहानी की जो तरई है वो बोला जाता है। उसमें एक जो कथन है वो कमलेश्वर का है, और कमलेश्वर की अगर महत्वपूर्ण कहानियों की अगर चर्चा करें तो वो है एक है राजा निर्वंशिया, और फिर है खोई हुई दिशाएं। इसके अलावा इनका एक और महत्वपूर्ण उपन्यास है, वो है कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किया गया था। राजेंद्र यादव है, वो मैंने इससे पहले चर्चा भी की, वो नई कहानी की जो तरई है उसमें शामिल है। राजेंद्र यादव हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण कहानियाँ वो है जहाँ लक्ष्मी कैद है, इसके अलावा टूटना है, वो इनकी बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। इनका एक महत्वपूर्ण आत्मकथ्य भी है, वो है मुड़ मुड़ के देखता हूँ। इसके अलावा इन्होंने जो हंस पत्र का है उसका जो संपादन का जो कार्य है वो भी किया था राजेंद्र यादव ने। से प्रसाद सिंह है, फिर है भीष्म साहनी है। भीष्म साहनी है, उनकी प्रमुख अगर कहानियों की अगर चर्चा करें तो वो है चीप की दावत है, वो बड़े महत्वपूर्ण कहानी है। इनके अलावा इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास भी है, वो है तमस। इसके अलावा अमृतसर आ गया, वो भी इनकी बड़ी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। महत्वपूर्ण कहानी है। इस तरीके से हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि है उस पर रचित कहानी है। उसने कहा था सिक्का बदल गया, परिंदे और अमृतसर आ गया। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि है उस पर जो रचित कहानी है वो है उसने कहा था। यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक प्रमुख कहानी है, जो कि 1915 में सरस्वती पत्रिका है उसमें प्रकाशित भी हुई थी। सिक्का बदल गया एक कहानी है कृष्णा सुब्ती की, जो कि बादलों के घेरे है कहानी संग्रह है, उसमें संकलित है। इसमें जो आज़ादी के बाद जो विभीषिका है उसका बड़ा यथार्थ और मार्मिक चित्रण किया गया है कृष्णा सुब्ती ने सिक्का बदल गया कहानी में। इसके अलावा जो कृष्णा सुब्ती की रचना है उनमें मित्रों मर जानी, डार से बिछड़ी, सूरजमुखी बंद अंधेरे में और जिंदगी नामा इत्यादि उनकी हैं जो महत्वपूर्ण कृतियां। कृष्णा सुब्ती को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। परिंदे या निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानी है। फिर अमृतसर आ गया, ये भीष्म साहनी की कहानी है। यह भी जो आज़ादी है उसके बाद जो सांप्रदायिकता का जो माहौल है उस पर आधारित है ये कहानी अमृतसर आ गया है भीष्म साहनी की। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो प्रथम विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि है उस पर रचित है, उसने कहा था। सिक्का बदल गया ये तो विभाजन और उसकी तरह सदी पर आधारित है, परिंदे इससे संबंधित नहीं है, और अमृतसर आ गया ये भी विभाजन के जो सांप्रदायिक माहौल है उससे संबंधित है। इस तरीके से हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा उसने कहा था। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा की जो कहानियों का जो दुनिया है वो है हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और लगाव की, प्रतिरोध और विद्रोह की, और राष्ट्रीय चेतना की। निर्मल वर्मा वो नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख कहानीकार हैं, और जो नई कहानी आंदोलन के जो मूल कथ्य और जो संवेदना है वो सामान्यता के जो हताश और जो मध्य वर्ग है या जो व्यक्ति का जीवन का जो विसंगति बोध है, पारिवारिक संबंधों के विघटन है, उस पर आधारित है। ये जो कहानियाँ नई कहानी की दौर की उस पर है ये मूलतः आधारित है। तो हताश और आत्मपरक नायकों की ये बिल्कुल सही है। ये है वो परिंदे कहानी में भी आपको देखने को मिलेगा। अकेलेपन और लगाव की जैसी मैंने चर्चा भी की है, बिल्कुल सही है। ये लतका के माध्यम से इसको यहाँ पर चित्रित भी किया गया है। इसके अलावा जो परिंदे जो कहानी है उसके जो सभी चरित्र हैं वो हताश और आत्मपरक नायक, अकेलेपन और लगाव इस समस्या से है उससे जूझ भी रहे हैं। प्रतिरोध और विद्रोह नहीं नजर आएगा, राष्ट्रीय चेतना नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो है 1 और 2। निर्मल वर्मा के अगर महत्वपूर्ण उपन्यास है उसमें एक है रात का रिपोर्टर, एक है लालटीन की छत, और उनकी है वो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इसके अलावा इनका एक महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत भी है, वो है चीड़ों पर चांदनी। निर्मल ठीक, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी फर्स्ट और सेकंड। इस तरीके से हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कहानियों को उनके वर्ण विषय के साथ सम्मिलित कीजिए। ये कहानियां हैं, निम्नलिखित कहानियों को उनके वर्ण विषय के साथ सम्मिलित कीजिए। ये कहानियों के जो पात्र हैं वो हैं, और ये हैं कहानियां। तो जो कालिंदी जो चरण है वो पत्नी कहानी की प्रमुख चरित्र है, और पत्नी जो कहानी है वो है जैनेन्द्र की। जैनेन्द्र हैं वो प्रेमचंदोत्तर जो कथा साहित्य है ना, उसमें महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। प्रेमचंद ने जहाँ व्यक्ति के जो बाहरी जीवन है, जो सामाजिक यथार्थबोध है, जो विसंगतियां, उनको चित्रित करने का प्रयास किया है, वहीं जैनेन्द्र व्यक्ति के जो अंतर्मन है या जो मनोविज्ञान है उसको प्रभावित है, उसको जो चित्रित करने का प्रयास किया है। इनकी अगर प्रमुख कहानियों की चर्चा करें तो जैनेन्द्र एक पत्नी है, एक पाजेब, एक जानवी प्रमुख है इनकी कहानियाँ। इनके अगर कहानी संग्रह हैं वो है फांसी और वातायन और नीलम देश की राजकन्या इत्यादि इनके प्रमुख कहानी संग्रह। इनके उपन्यासों की भी अगर चर्चा करें तो वो है परख, सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त, मुक्तिबोध इत्यादि। अगला प्रश्न है मालती। मालती है वो गैंग्रीन है, उस कहानी की प्रमुख पात्र है। गैंग्रीन कहानी वो बाद में है, वो रोज के नाम से भी प्रकाशित हुई थी, रोज। इस कहानी के अगर प्रमुख पात्र है वो है मालती और महेश्वर। उसके माध्यम से आगे है उन्होंने चित्रित करने का प्रयास किया कि जब व्यक्ति के जीवन वो नया नहीं होता है तो किस प्रकार का जो व्यक्ति का जो जीवन है वो यांत्रिक हो जाता है और उसमें जो नीरसता है वो आ जाती है। इस कहानी में एक बार बार एक कथन आता है, वो है ऐसा तो रोज होता है। उसके माध्यम से उन्होंने जो व्यक्ति के जीवन की जो विसंगति बोध है या यांत्रिकता बोध है या नीरसता है उसको चित्रित करने का प्रयास किया है। तो मालती के अलावा मालती के जो पति हैं वो है महेश्वर। सामनाथ, सामनाथ है वो चीप की दावत कहानी के पात्र हैं जो कि भीष्म सानी द्वारा रचित है, चीप की दावत। और सुबोध है वो जिंदगी और गुलाब कहानी के पात्र है, और जिंदगी और गुलाब कहानी के जो लेखक हैं वो है उषा प्रियवंदा। यह है उषा प्रियवंदा की कहानी है। सुबोध है वो जिंदगी और गुलाब है, और सामनाथ है वो है चीप की दावत। इस तरीके से हमारा आंसर होगा कालिंदी चरण फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का थर्ड। अगला प्रश्न है चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को कथ्य बनाया। यह कथन किसका है? यह देवी शंकर अवस्थी का कथन नहीं है, मधुरेश का भी नहीं है, नामवर सिंह का नहीं है। यह कथन है भवदेव पांडे का। भवदेव पांडे हैं वो चंद्रदेव से जो मेरी बातें हैं उसको हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी बोलते हैं, हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी। पहली जो राजनीतिक कहानी उसके रूप में संबोधित करते हैं। चंद्रदेव से जो मेरी बातें हैं उनकी जो लेखक है, इस कहानी की जो लेखक है वो है राजेंद्र बाला घोष या बंग मेला। ये जो कहानी है वो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1904 सरस्वती पत्रिका में। ये पहले जो निबंध है उसके रूप में प्रकाशित हुई थी, उसके बाद में इसको है वो कहानी के रूप में प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा भवदेव पांडे ने एक और महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, वो है बंग महिला, नारी मुक्ति का संघर्ष। चंद्रदेव से मेरी बातों हैं उसका जो मूल कथ्य है और जो संवेदना है वो उस समय की जो तत्कालीन जो परिस्थितियां थी और जो भारत की जो गुलामी वाली जो स्थिति थी उनकी जो लाड़ कर्जन की जो मनोविज्ञान है उसको चित्रित किया है, और अंग्रेजों की जो शोषणकारी जो व्यवस्था है उस पर है वो व्यंग किया गया है चंद्रदेव से मेरी बातों में। तो भवदेव पांडे है, इन्होंने बंग मेला पुस्तक लिखी थी, नारी मुक्ति का संघर्ष। इन्होंने इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी भी बोला, और उसका प्रकाशन वर्ष 1904 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसका जो मूल कथ्य वो संवेदना है वो ब्रिटिश जो राजनीतिक कार्य जो नीतियाँ हैं या उनकी जो व्यवस्था है उसको व्यंग के माध्यम से चित्रित किया गया है। चंद्रदेव से मेरी बात है।
इनकी इसकी जो लेखिका है इस कहानी की वो है राजेंद्र बाला घोष, जो कि बंग महिला छदम नाम से भी लिखती थी। अगला प्रश्न है, परिंदे जो संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या, तो परिंदे जो संग्रह है उसमें जो संकलित कहानियों की संख्या है वो है 7। परिंदे जो संग्रह है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1959। यह निर्मल वर्मा की कृति है। इसके अलावा इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानने की चीज ये है कि नामवर सिंह कहानी नई कहानी अपनी जो कृति है या पुस्तक है उसमें परिंदे को, जो नई कहानी आंदोलन है उसकी जो पहली जो रचना है उसके रूप में भी ये संबोधित करते हैं परिंदे को। तो ये महत्वपूर्ण बारे में जानने की एक बात है। और इसके अलावा जो नामवर सिंह का जो लतिका सिंह पर जो कोटेशन है या जो बोला गया है वो भी यूजीसी नेट की जो परीक्षा है उसमें कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस बारे में, परिंदे के बारे में। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है, ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती थी। ये बिल्कुल कथन गलत है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, ये जो कथन है बिल्कुल सही है। तीसरा इसका ऑप्शन है वो है दूसरी कोटि की कहानियों में एक भारी भेद है, ये ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। इसके अलावा हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो हिंदी साहित्य इतिहास की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें ये दोनों जो कथन है वो बोले गए हैं। इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ। ये जो रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और उन्होंने जो उसने कहा था कहानी है उसके बारे में सिर्फ 7-8 पंक्तियां लिखी हैं, लेकिन उससे हर बार प्रश्न आता है। उदाहरण के तौर पर संस्कृत के प्रकांड प्रतिभाशाली विद्वान हिंदी के अनन्य आराधक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अद्वितीय कहानी उसने कहा था संबत अर्थात 1915 की सरस्वती में छपी थी। इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। अगली बार आपसे ये वाला पंक्ति भी आ सकती है। इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर का एक प्रेम का स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्जलता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्जलता, प्रगल्भता, वेदना की विवश विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं है। ये दो। इसके अलावा हाल ही में जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसमें भी उसने कहा था कहानी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला उसके बारे में कथन भी आया था। यह जो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक उसमें बस 7 से 8 पंक्तियां हैं और वहां से आपको कई बार प्रश्न देखने को मिलेगा। ये उसका स्क्रीन शॉट है। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। फौलाद का आकाश, नए बादल, एक और जिंदगी और जानवर। तो इनका जो पहला जो कहानी संग्रह वो है नए बादल, फिर है जानवर, फिर है एक और जिंदगी, फिर है फौलाद का आकाश। इस तरीके से हमारा इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड, फोर्थ, थर्ड और 1। इसके अलावा इनके जो 3 महत्वपूर्ण नाटक उसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। और जो नई कहानी जो आंदोलन है उसकी जो त्रयी है उसमें भी ये शामिल है राजेंद्र यादव और कमलेश्वर के साथ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। नई कहानी आंदोलन अब 1950 का जो दशक है उसमें प्रारंभ हुआ था
उसके जो कहानी का ना, उसमें पहला ऑप्शन है दूधनाथ सिंह। तो दूधनाथ सिंह है वो नई कहानी आंदोलन से ना जुड़ते हुए अकहानी आंदोलन से जुड़े हैं। वो अकहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और जो अकहानी आंदोलन है उसके जो प्रवर्तक है वो माने जाते हैं गंगा प्रसाद बिमल। इस कहानी आंदोलन की शुरुआत है वो 1960 के दशक में होती है। दूधनाथ सिंह की अगर प्रमुख कहानियों की अगर चर्चा करें तो वो है, एक है सुखांत, उनकी कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। एक है प्रेम कथा का अंत नहीं कोई। इसके अलावा इन्होंने एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तक भी लिखी थी निराला पर, निराला एक आत्महंता आस्था, जो कि निराला की जीवनी के रूप में काफी प्रसिद्ध है और उनकी जो साहित्यिक आलोचना है उसके लिए काफी प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई थी दूधनाथ सिंह का, निराला एक आत्महंता आस्था। आत्महंता आस्था। दूसरा ऑप्शन है निर्मल वर्मा, ये बिल्कुल नई कहानी आंदोलन से जुड़ी हुई है, ये सही है। राजकमल जो चौधरी है वो भी हैं, वो अकहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र यादव तो हम चर्चा भी कर चुके हैं कि जो राजेंद्र नई कहानी आंदोलन की जो तिरई है उससे जुड़े हुए हैं राजेंद्र यादव। और राजेंद्र यादव ने जो हंस पत्र का है उसका भी संपादन का कार्य किया था। इसके अलावा इन्होंने मनु भंडारी के साथ एक उपन्यास का रचना कर्म भी किया था, उसका नाम था एक इंच मुस्कान। इस तरीके से हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड एंड फोर्थ। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम जो कहानी है उसमें है वो क्या चित्रित है? एक है फारबिसगंज, ये चित्रित है। औराही हिंगना, ये नहीं है। चेथरिया पीर, ये नहीं है। सिरपुर बाजार, ये है। इस तरीके से जो तीसरी कसम जो कहानी है उसमें जो चित्रित है वो है फारबिसगंज और सिरपुर बाजार, 1 एंड 4। तो इसके अलावा इसमें मथुरा मोहन कंपनी और जो रोहता कंपनी है उसका भी जिक्र किया गया है। हीरामन और हीराबाई है इस कहानी के प्रमुख पात्र भी हैं। और इसका जो कहानी संग्रह है वो है ठुमरी। अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह है ठुमरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कमलेश्वर की जो कहानी है वो संग्रह है बरादरी बाजार, राजा निर्वंशिया, ठसक और कस्बे का आदमी। तो जो बिरादरी जो बाहर है वो कमलेश्वर का कहानी संग्रह ना होकर राजेंद्र यादव का कहानी संग्रह है। राजा निर्वंशिया है वो कमलेश्वर का कहानी संग्रह भी है और इसके नाम से इनकी महत्वपूर्ण कहानी भी है राजा निर्वंशिया, जिसमें कि उन्होंने समानांतर कथानक का प्रयोग किया। इसमें एक कथानक है वो जगपति और जो चंदा उसके माध्यम से कही गई है, और दूसरा वो राजा निर्वंशिया की कथा है उसके माध्यम से बोला है उन्होंने राजा निर्वंशिया। ये इनका कहानी संग्रह भी है। ठसक है वो ममता कालिया का कहानी संग्रह है। और अगला ऑप्शन है कस्बे का आदमी, ये भी इनका कहानी संग्रह है कमलेश्वर का। तो राजा निर्वंशिया और कस्बे का आदमी इनके दो कहानी संग्रह है। सेकंड एंड फोर्थ बी ऑप्शन सही होगा। बिरादरी बाहर वो राजेंद्र यादव का कहानी संग्रह है और ठसक है वो ममता कालिया का। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी है उसके जो पात्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो जो रिचर्ड है वो परिंदे कहानी का पात्र नहीं है, जो रिचर्ड है वो तमस उपन्यास है उसका पात्र है। उपन्यास है उसका पात्र है। इसके अलावा जो तमस उपन्यास है उसके अगर पात्रों की चर्चा करें तो एक है उसमें मुराद अली है, एक है नत्थु। तो रिचर्ड है वो तमस उपन्यास का पात्र है। और जो तमस उपन्यास है उसको साहित्य अकादमी से भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया भीष्म सानी को।
ये जो विभाजन और जो इसमें मुख्यतः जो सांप्रदायिकता की जो समस्या है, सांप्रदायिकता की समस्या उसको चित्रित किया गया है। डॉक्टर मुखर्जी है वो परिंदे कहानी के पात्र हैं। जो रामधन है वो पंच परमेश्वर कहानी के पात्र हैं। पंच परमेश्वर। मिस्टर ह्यूबर्ट है वो बिल्कुल परिंदे जो कहानी है उसके पात्र है। तो डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट तो सेकंड एंड फोर्थ। इसके अलावा अगर परिंदे कहानी है, अगर प्रमुख अन्य पात्रों की चर्चा करें तो उसमें एक है जूली, एक है लतका, एक है ग्रीस, नेगी, करीमुद्दीन, और इसके अलावा स्कूल की जो प्रिंसिपल है मिस वुड, वो भी इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तो अगला इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड एंड फोर्थ। चंपा जो द्वीप है वो किस कहानी में आया है? दुलाई वाली जो कहानी है वो राजेंद्र बाला घोष या बंग मेला की है, तो इसमें जो चंपा द्वीप है उसका उल्लेख नहीं आया। पिता जो कहानी है वो है ज्ञान रंजन की कहानी है। इस कहानी के जो पात्र हैं सुधीर और उनके जो पिताजी हैं, उनके माध्यम से जो पीढ़ी जो संघर्ष है उस कथ्य को चित्रित किया गया। तो चंपादीप से इसका कोई संबंध नहीं है। आकाशदीप जो कहानी है उसमें चंपादीप से संबंध है। आकाशदीप की अगर प्रमुख कहानी पात्रों की अगर चर्चा करें तो वो है बुद्धगुप्त और चंपा। और चंपा इस कहानी के प्रमुख पात्र है। तो बुद्धगुप्त है वो जो चंपा है, बुद्धगुप्त है वो एक नई द्वीप है उस पर अधिकार करता है और उसका जो नाम है वो चंपाद्वीप रखता है। इसका जो कहानी जो संग्रह वो आकाशदीप ही है। इस कहानी के माध्यम से जो व्यक्तिगत जो संघर्ष और प्रेम है उसको चित्रित किया गया है। गैग्रीन है या जो रोज है वो अज्ञे की कहानी है। तो जो चंपाद्वीप का जो जिक्र है वो आकाशदीप कहानी में आया है। जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी है वो ग्राम मानी जाती है। उसका जो प्रकाशन है वो इंदु पत्रिका में हुआ था। इसके अलावा छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल है, इनकी जो प्रमुख कहानी है वो संग्रह है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है वो शिल्प की दृष्टि से है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए इंद्रनाथ जो मदान है, इंद्रनाथ मदान, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि जो जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है वो शिल्प का ताजमहल है। जयशंकर प्रसाद की कहानियां शिल्प का ताजमहल है। जयशंकर प्रसाद वो हिंदी जो नाट्य है रचना है उसके शिखर पुरुष माने जाते हैं। उनके अगर महत्वपूर्ण अगर नाटकों की अगर चर्चा करें तो वो है ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त इत्यादि हैं, वो उनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। तो इस तरीके से हमारा इसका जो आंसर होगा वो हो आकाशदीप। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण वो किस कहानी का पात्र है? तो जो लक्ष्मण है वो पुरस्कार कहानी का पात्र नहीं है। पुरस्कार जो कहानी की जो रचयिता है वो है जयशंकर प्रसाद। इस कहानी की अगर पात्रों की अगर चर्चा करें तो उसमें एक है मधुलिका, एक अरुण। तो मधुलिका के माध्यम से इसमें जो व्यक्तिगत प्रेम है और जो राष्ट्रीय प्रेम है उसका जो संघर्ष है या जो चित्रण है उसको चित्रित किया गया। अंत में जब राजा है वो मधुलिका से जो देश की जब रक्षा करती है तो वो मांगता है, तो वो बोलती है कि मुझे राजा है वो मुझे प्राण दंड मिलना चाहिए। इस तरीके से में जो व्यक्तिगत प्रेम और जो राष्ट्र प्रेम है उसका जो संघर्ष है, जो व्यक्ति का जो अंतर्द्वंद है उसको चित्रित किया गया है। तो ये लक्ष्मण, इसके जो पात्र हैं वो अरुण, मधुलिका इत्यादि प्रमुख है। तो जो लक्ष्मण है वो इस कहानी के पात्र नहीं है। कोसी का जो घटवार है इस कहानी की जो पात्र है वो है लक्ष्मण है। इसके अलावा इसमें जो गोसाई है वो भी इस कहानी का प्रमुख चरित्र है। कोसी का जो घटवार है इसके जो लेखक है वो है शेखर जोशी।
शेखर जोशी। यह जो कहानी है इसमें पूर्व दीप्ति या जो फ्लैशबैक जो शैली है उसको भी चित्रित किया या उसका प्रयोग इस कहानी में चित्रित की। पिता इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, ज्ञान रंजन की कहानी है, और परिंदे है वो निर्मल वर्मा की। पुरस्कार और कोसी का गढ़वार, इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो है कोसी का गढ़वार। इसके जो पात्र है वो लक्ष्मा है, एक है गोसाई, और इसमें जो पूर्व दीप्तीय जो फ्लैशबैक शैली है उसका भी प्रयोग किया गया है शेखर जोशी। इसके अलावा शेखर जोशी की एक और महत्वपूर्ण कहानी है वो है गलता लोहा, और दासजी भी उनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। इस तरीके हमारे इसका जो आंसर होगा वो होगा कोसी का गढ़वार। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की जो कहानियां हैं उसका जो सही क्रम है वो है बूढ़ी काकी, सवा शेर, पंच परमेश्वर और प्रेरणा। तो पहले स्थान पर जो आएगी वो आएगी पंच परमेश्वर, फिर है बूढ़ी काकी, फिर है सवा शेर गेहूं, और फिर है प्रेरणा। इस तरीके से हमारा इसका जो आंसर बनेगा वो होगा डी, प्रेमचंद। प्रेमचंद की यूजीसी नेट का जो 21/7 है उसमें 2 कहानियां लगी हुई हैं। उसमें एक है ईदगाह, इसमें एक है ईदगाह। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का जो सही है वो क्रम क्या है। तो मैंने जो ग्राम है वो जयशंकर प्रसाद की वो पहली कहानी मानी जाती है, जो इंदु पत्र का है उसमें प्रकाशित भी हुई थी। फिर उसके बाद उनका जो है वो है गूद रसाई, फिर उसके बाद जो आता है वो है आकाशदीप और इंद्रजाल। तो इस तरीके से हमारा इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा फर्स्ट। उनकी जो प्रमुख कहानी संग्रह वो है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। और इसके अलावा अगर प्रमुख कहानियों की अगर चर्चा करें तो उसमें एक तो गुंडा कहानी है वो उनकी बड़ी महत्वपूर्ण है, एक आकाशदीप है, एक पुरस्कार है, इत्यादि उनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। और जयशंकर प्रसाद है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और प्रेमचंद का जो युग है उसके समानांतर ही उन्होंने अपना जो लेखन कर्म है वो किया है जयशंकर प्रसाद ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं। तो ईदगाह जो कहानी है वो 1933 में प्रकाशित हुई थी चांद पत्रिका में, और ये जो मानसरोवर का जो पहला भाग है उसमें संकलित है, मानसरोवर के पहले भाग में। मानसरोवर का जो पहला भाग है उसमें एक संकलित है। तो जुम्मन शेख और जो अलगू चौधरी है ये ईदगाह कहानी के पात्र ना होकर ये पंच परमेश्वर कहानी के पात्र हैं, पंच परमेश्वर। महमूद है वो ईदगाह कहानी के पात्र हैं, बिल्कुल सही है। भजन सिंह है वो ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है, और इसके अलावा जो मोहसिन है वो ईदगाह कहानी के पात्र है। महमूद और वो जो मोहसिन है सेकंड और फोर्थ वो ईदगाह कहानी के पात्र है। इसके अलावा प्रमुख इसके अगर पात्र करें तो वो हामिद है, एक है साम्य, 2 अन्य इसके अन्य महत्वपूर्ण पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि परिंदे कहानी है उसके पात्र कौन कौन है। तो परिंदे कहानी की जो पात्र है वो डॉक्टर मुखर्जी है, ह्यूबर्ट भी है, जो सामनाथ है वो परिंदे कहानी का पात्र ना होगा, जो चीफ की दावत है भीष्म सानी की उसका पात्र है। लतका है वो भी परिंदे कहानी की पात्र है। इसके अलावा अन्य इसके अगर पात्रों की चर्चा करें तो करमुद्दीन है, मिस वुड है, गिरीश नेगी है, इत्यादि इस कहानी के अन्य प्रमुख पात्र हैं। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर होगा वो होगा 1, 2 एंड 4। ये हमारा आंसर होगा 1, 2 एंड 4। बाद में इसको यूजीसी नेट का जो एग्जाम में जो आंसर की आई थी उसको बाद में डिलीट भी कर दिया गया, क्योंकि इसके जो ऑप्शन है वो सही नहीं थे। अगला प्रश्न है तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बया क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूँ। उपरोक्त गीत है वो निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रयुक्त है। तो ये रसप्रिया में नहीं है, पंचलाट में भी नहीं है, लाल पान की बेगम है उसमें भी नहीं है, ये तीसरी कसम जो कहानी है उसमें ये जो गीत है वो आया है। तीसरी कसम जो कहानी है उसमें इस गीत का जो जिक्र है वो आया है।
और इस कहानी का जो संग्रह है वो है ठुमरी। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम जो कहानी है उसके जो पात्र हैं वो क्या है? रसपतिया, चुरमुनिया, दुन्नीराम और पलटदास। तो जो रसपतिया और जो चुरमुनिया है वो तीसरी कसम कहानी के तो पात्र नहीं है। ये जो दुन्नीराम और जो पलटदास है ये दोनों गाड़ीवान है और ये तीसरी कसम कहानी के पात्र है। इसके अलावा हीरामन और हीराबाई है वो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। हीरामन और हीराबाई वो इस कहानी की जो प्रमुख जो पात्र हैं वो हैं। तो इस तरीके से थर्ड एंड फोर्थ है वो हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की जो दृष्टि से है वो सही अनुक्रम है। तो इसमें जो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि जो सही अनुक्रम है वो होगा, पहले नीलम देश की राजकन्या, यह जैनेन्द्र है, फिर आता है पिंजड़ा, ये उपेंद्रनाथ अस्के का है, तत्पश्चात है अग्निखुर, यह फणीश्वरनाथ रेणु का है, फिर है जयदौल, ये अज्ञे है। इस तरीके से हमारा अगर इसका जो क्रम होगा वो होगा जैनेन्द्र नीलम देश की राजकन्या थर्ड, फिर सेकंड है पिंजड़ा, फिर है जयदौल और फिर है अग्निखोर रेणु। थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ और वन, ये हमारा है वो इसका आंसर होगा। नीलम देश की राजकन्या, पिंजड़ा, फिर है जयदौल और अग्निखोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सूची से सम्मिलित कीजिए। यह है कहानी के पात्र हैं और फिर है कहानियां और ये है पात्र। तो जो मालती और जो महेश्वर हैं वो गैगरीन कहानी की पात्र हैं। बजीरा सिंह है वो है तीसरी कसम कहानी के पात्र। जो बुद्धगुप्त और जो चंपा है वो आकाशदीप कहानी की पात्र है। और जो लाल मोहर है वो उसने कहा था उस कहानी के पात्र है। एक मिनट जरा, तो जो मालती है वो गैगरीन कहानी की पात्र है। जो मालती है वो गैगरीन कहानी की पात्र है। तो और जो बजीरा सिंह है वो उसने कहा था कहानी की पात्र है। बुद्धगुप्त है और बुद्धगुप्त और चंपा है वो आकाशदीप कहानी की पात्र है। और जो लाल मोहर है वो तीसरी कसम जो कहानी है उसके पात्र है। इस तरीके से हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा पहले का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, ये थर्ड आएगा यहां पर, फिर है थर्ड का फोर्थ, फिर है एक पहले का है। इस तरीके से हमारा इसका जो आंसर बनेगा वो होगा पहले का मालती गैगरीन, बजीरा सिंह उसने कहा था, बुद्धगुप्त है वो आकाशदीप है और लाल मोहर है वो है तीसरी कसम। आज के लिए हम इतना ही खत्म रखते इस सेशन को। धन्यवाद। बाकी की इसके जो प्रश्न है वो हम कल आगे हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।